नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे और अभी तो आप घर पर रहकर ही आपकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कक्षा 7 हिंदी में इकाई 4 जिसका शीर्षक है देश के नाम संदेश, इस इकाई के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इस इकाई में मुख्यतः हमें तो पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे तो आप छठी कक्षा में भी पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पत्र किस प्रकार से और पत्र लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो आप सब अच्छी तरह से ये जानते हैं कि आज जो आधुनिक भारत की बात है और इस आधुनिकता में तो हम सब मोबाइल, ईमेल या ट्विटर ऐसे कई सारे ऐसे माध्यम हैं कि जिनके जरिए हम हमारे संदेश अपने सगे संबंधियों या मित्रों को भेजते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पत्र अपनी जगह पर अपना एक विशेष महत्व रखता है और आजकल भी पत्र के जरिए हम किसी कार्यालय में हमें आवेदन देना है या शिकायत दर्ज करनी है तो उसके लिए हमें पत्र ही लिखना पड़ता है। और पत्र लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये भी हमें आज यहाँ पर सीखना है। और आज हम जिस पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं वह एक विशेष पत्र है, क्योंकि इस पत्र में एक मित्र ने दूसरे मित्र को एक बड़ा ही संदेश भेजा है जो हम सबके जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह संदेश किसका है? हाँ, यह संदेश है डॉक्टर अब्दुल कलाम का। और इसीलिए इस इकाई का शीर्षक दिया गया है देश के नाम संदेश। और आप सब तो डॉक्टर कलाम को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। आइए उनके कुछ उद्धरण हैं, उनको पहले हम देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया एक उद्धरण देख रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है? इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। यानी कि हमें, आज तो आप विद्यार्थी काल में जी रहे हैं यानी कि अभ्यास कर रहे हैं, छोटे हैं, लेकिन आज से ही आपको यह तय करना चाहिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आप कौन सी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने एक और ऐसी ही प्रोत्साहक बात हमें कही है और वह बात यह है कि विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। यानी कि विज्ञान के जो आविष्कार है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होता है तो वो हमारे लिए विनाश भी बन सकता है। यानी कि हमें उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। आइए इसी प्रकार से उन्होंने वैसे तो कई सारी बातें कही है, लेकिन देखते हैं एक और विधान। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। यानी कामयाबी कब मिलती है? कि जब आप अपने लक्ष्य को एक चित्त होकर उसे देखते हैं, यानी कि पूरी निर्णय शक्ति से और पूरे आयोजन से ही हमें अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आइए इससे आगे भी उन्होंने बहुत ही रोचक एक बात हमें बताई है। वह बात कौन सी है देखते हैं। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात, वैसे तो एक ही छोटा वाक्य है, उसके बावजूद इस वाक्य में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और क्या बताई बात? छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि हमें हमारे लक्ष्य को बड़ा बनाना चाहिए। छोटे छोटे मैं ये बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या बनना चाहता हूं, तो हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमारे लक्ष्य छोटे नहीं होने चाहिए और तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नया हासिल भी कर सकते हैं। आइए अगला विधान उनका देखते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यहां पर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें कभी भी इंतजार करके बैठना नहीं चाहिए। यानी कि निरंतर अपने प्रयत्न चालू रखने चाहिए और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप अब्दुल कलाम की इन सारी बातों को
अपने जीवन विकास के लिए भी उपयोग में जरूर लेंगे। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी और मजेदार बात यह कही है कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। यानी कि सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने ऐसे होने चाहिए कि जो हमें नींद ही नहीं आने दे। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हमें दृढ़ मनोबल और संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण प्रयत्नों के साथ, अपनी अविरत कोशिशों के साथ आगे बढ़कर उसको जरूर हासिल करना चाहिए। और अब्दुल कलाम ने ऐसी तो कई सारी बातें हमें बताई है और आज हम इस इकाई के जरिए भी उनका देश के नाम जो ये संदेश लिखा गया था उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और ये संदेश उन्होंने कब लिखा है और साथ ही साथ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है और उनको हम एक विशेष नाम से भी पहचानते हैं। हाँ, शायद आपको पता भी होगा, और वह नाम है मिसाइल मैन। और उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं कि जिसके बाद आज हम उनको इस तरह से याद करते हैं। आइए, तो ये पत्र उन्होंने कब लिखा और क्यों लिखा इसके बारे में भी जानते हैं। आप देख रहे हैं, ये है हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिक तो थे ही थे, हमारे राष्ट्रपति भी थे, यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति। और अभी मैंने बताया कि उनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन हमें यह संदेश भेजा है। और संदेश कौन सा है? क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? और अगर आपके पास देश के लिए 10 मिनट है तो मैं जो बात बताना चाहता हूं वह गौर से सुनिए और उसके मुताबिक ही हमारे देश में भी नियमों का पालन कीजिए। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर उनका पूरा नाम बताया है। वैसे तो हम उनको लघु रूप से डॉक्टर अब्दुल कलाम ही कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम इस प्रकार से है, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आपको शायद लगेगा कि इनका नाम इतना लंबा क्यों है, तो ये उनके नाम की एक विशेष बात है, लेकिन हम उनको अभी तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से ही पहचानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो बात हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पर जानी। और आज हम उन्हीं के संदेश के जरिए, वैसे तो पत्र किसने लिखा है? किरण ने लिखा है। किसको लिखा है? हर्ष को लिखा है। और पत्र लिखने के वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर किरण को लगा कि मैं मेरे एक मित्र को डॉक्टर कलाम का यह संदेश भेजूं ताकि उसके जीवन में भी इन बातों को वह अच्छी तरह से समझकर अपने देश के लिए जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़े। और इस इकाई के जरिए हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। एक तो पत्र का ढांचा या पत्र का प्रारूप, और साथ ही साथ डॉक्टर कलाम के इस संदेश के जरिए हम हमारे देश के लिए किस प्रकार का फर्ज अदा कर सकते हैं या किस प्रकार से हमें हमारे देश के विकास में योगदान देना चाहिए, या देश हित के लिए हमारी जिम्मेदारियां कौन कौन सी है। तो आइए पहले हम इकाई का पठन करेंगे, यानी कि मैं यहां से इकाई का पठन करने वाला हूं, आपको श्रवण करना है। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं या आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस इकाई को अच्छी तरह से पहले सुनना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी इकाई को सुनिए, उसका पठन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने पत्र के बारे में जाना है। यहाँ पर अपनी बात भेजने का एक अन्य माध्यम है, ईमेल इसकी बात है। यहाँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था, जिसे देशवासियों में देश भावना, कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो और सब अपने देश को दिल से प्यार करेंगे। पत्र यहां से भेजा गया है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर,
जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। किरण। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी रखी तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूं, मैं फलां हूं और फलां मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बॉस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके। आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त पिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम समाज की ज्वलंत समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में से बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर,
अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? इस प्रकार इस ईमेल के जरिए डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने इकाई का श्रवण किया और साथ ही साथ डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश में कौन सी बातें बताई हैं उसके बारे में भी जाना। और आपको भी लगा होगा कि क्या जब हम अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में जाते हैं तो क्या उनके नियम कड़े होते होंगे, या हमें उनके नियमों का इसी तरह से पालन करना होता होगा? क्या हम हमारे देश में इस प्रकार के नियम का पालन नहीं करते हैं, या हमारे देश में इस प्रकार के नियम नहीं बने हैं? क्या आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे? और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हमारे देश में भी कई सारे नियम बने हुए हैं, जैसे कि मैं मोटर बाइक या गाड़ी कार लेकर निकलता हूं तो मुझे भी अपना लाइसेंस हमेशा साथ रखना चाहिए। उसकी जो गति मर्यादा है, यानी कि कितनी स्पीड से मुझे गाड़ी चलानी है, वो भी तय किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं उन नियमों का पालन करता हूं या नहीं करता हूं, ये किसको सोचना चाहिए? हाँ, स्वाभाविक है कि ये बात पहले तो मुझे ही सोचनी चाहिए। जैसे कि हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। आजकल तो आप सब भी अपने स्कूल में कूड़ा कहाँ डालना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं कि भाई ये गीला कूड़ा है, ये सूखा कूड़ा है, उसको हमें किस प्रकार के कूड़ेदान में डालना है, और किस प्रकार से हमारे घर से लेकर पाठशाला, गांव और उससे आगे जाकर हमारे देश को हमें स्वच्छ बनाना है। यानी कि स्वच्छता का जो अभियान है उसके साथ आप हमेशा जुड़े रहे। तो यहां पर आपने ये बात भी देखी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाई है, और साथ ही साथ बीच में रुककर ये भी कहा है कि क्या आप सुन रहे हैं, और अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो ये बताने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि हमारी जो हिमाकत है या रश्क की बात यहां पर की है, तो उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कि जब आप सिंगापुर जैसे शहर में जाते हैं, देश में जाते हैं, और वहां सिगरेट पीकर उसका जो एक टुकड़ा है वह कहीं पर भी नहीं फेंक सकते हैं। अपने कुत्ते को लेकर जब घूमने के लिए जाते हैं तब भी आपको कई सारे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता। लेकिन जब आप विदेश से यानी कि दूसरे देश से अपने देश में यानी कि भारत में वापिस आ जाते हैं तब आपको लगता है कि यहां पर तो कोई नियम ही नहीं है, मैं जैसा चाहूं वैसा व्यवहार, वैसा वर्तन कहीं पर भी कर सकता हूं। तो ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझे हैं। लेकिन अब हमें यानी कि मुझे, आपको, हम सबको मिलकर ये बातें सोचनी है, समझनी है कि क्या एक भारतीय के नाते, एक नागरिक के नाते हमारे जो फर्ज है वह किस प्रकार से हमें निभाने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ इस इकाई में कई सारे ऐसे भी नए शब्द हैं जिनके अर्थ शायद हम न समझे हैं, तो उसके लिए
उन शब्दों के अर्थ के बारे में भी हमें अवश्य जानना चाहिए। तो आइए शब्दार्थ के जरिए उन नए शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहां पर इस इकाई में आपने एक शब्द देखा, जैसे कि वाकई, यानी कि हकीकत में। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि क्या वाकई में हम इन नियमों का पालन हमारे देश में करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है वह है रश्क, यानी कि ईर्ष्या। तो यह शब्द हमारे लिए बिल्कुल नया है और यहां इस शब्द का अर्थ हमें अच्छी तरीके से समझना भी है। तीसरा जो शब्द है वह है रवैया, यानी कि परिपाटी, एक परंपरा। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है तकरीबन, यानी कि यहां पर डॉक्टर कलाम ने कहा तकरीबन, यानी कि लगभग हमारे देश के ज्यादातर लोग की सोच इसी प्रकार की है। अगला जो शब्द है वह है पुर्जे, यानी कि टुकड़े। जैसे कि आप एक कागज लेकर उसके पुर्जे बना देते हैं, तो उसका अर्थ होता है पुर्जे, यानी कि टुकड़े। मिसाल, यानी कि उदाहरण। यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम है। अगला जो शब्द है वह है हिमाकत, और उसका अर्थ होता है मूर्खता या बेवकूफी। यानी कि विदेश में तो हम इस प्रकार की मूर्खता, हिमाकत नहीं करते। अगला जो शब्द है जगजोरदा, यानी कि झटका देना। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का ये जो पूरा संदेश है हर एक व्यक्ति को अंदर से झकझोर देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो हमने नए शब्द जाने, लेकिन साथ ही साथ मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस इकाई के जरिए हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। एक तो ये कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है और पत्र लिखने के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, और दूसरा कि इस संदेश के साथ या इस संदेश से हम किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों के जरिए हम पत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें भी जानते हैं, और साथ ही साथ आप भी क्या सोचते हैं या आपकी सोच किस प्रकार की है उसके बारे में भी हम अपने आप को टटोलेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये प्रश्न, देखिए यहां पर पहला जो प्रश्न है कि यह पत्र किसने लिखा है। अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, वैसे तो आपने पत्र को पढ़ा है, अपनी किताब में भी देखा, तो उसका जो प्रारूप है कि भाई किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, कि भाई लिखने वाले का पता कहां पर होता है, शुरुआत का जो संबोधन होता है वह कहां लिखा जाता है, और साथ ही साथ उसकी सारी जो बातें उससे आप अवगत हो चुके हैं। उसके बावजूद आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यह पत्र किसने लिखा है। तो हाँ, उत्तर आपको पता है कि यह पत्र किरण ने लिखा है। और दूसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो मैं आप पर छोड़ देता हूं, क्योंकि पता किताब के अंदर दिया ही गया है, यह आपको खोजना है और इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में आपको जरूर लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है, पत्र में क्या वर्णन किया गया है, तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी हमने देखा, इकाई का पठन और श्रवण भी किया है, और साथ ही साथ अब्दुल कलाम के जीवन की कई सारी बातें और उनके संदेश से हमें क्या सीखना चाहिए, ये इस वर्णन में आप जरूर लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर आपको पूरा पत्र फिर से नहीं लिखना है, लेकिन वर्णन के तहत जो मुख्य मुख्य बातें आपको लगती है उसको यहां पर आपको जरूर लिखनी है। अगला जो प्रश्न है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिजनों को क्या कहा है ना। जब पत्र पूरा होने आया, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के संदेश के बाद किरण ने हर्ष के परिजनों को कुछ कहा, और क्या कहा तो वह आपको किताब में से ही मिलेगा, और उसका उत्तर भी आपको लिखना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो अपनी सोच के मुताबिक आपको उत्तर देना है। वैसे तो ये सारे प्रश्न हैं जो किताब में से हमें मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर शायद किताब में भी नहीं है, ये हमें खुद को ही सोचने हैं। तो ऐसा जो प्रश्न है वह ये है कि हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। सोचिए, ये आपको सोचना है और अपनी सोच के मुताबिक हमें इसका उत्तर लिखना है। क्या म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, गांव की पंचायत की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, ये सोचिए और इसका उत्तर अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है
देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? सोचिए। इस इकाई के पठन के बाद और इस वीडियो के बाद और डॉक्टर अब्दुल कलाम के संदेश की समझ के बाद आप अच्छी तरह से अपने फर्ज के बारे में जान चुके हैं और अब तो आप अपनी सोच के मुताबिक इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से जरूर लिख सकेंगे। अगला जो प्रश्न है, आप किस प्रकार से देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? हर एक की सोच भिन्न भिन्न हो सकती है और अपनी सोच के मुताबिक आप किस प्रकार से योगदान देना चाहते हैं। और शुरुआत में ही हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम के कुछ उद्धरणों को पढ़ा था कि भाई हमें हमारी सोच को कैसी बनानी है, हाँ बड़ी बनानी है, ऊंची बनानी है और इसी प्रकार से हम देश के विकास के लिए भी कुछ अच्छा सोच सकते हैं और उसी प्रकार के कार्य करके अपने देश को महान भी बना सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस इकाई के जरिए हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस संदेश को पढ़ा है और जानने का और समझने का प्रयत्न भी किया है। मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूं कि आप एक बार फिर से पूरी इकाई को गौर से पढ़िए और इस संदेश के जरिए हम किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं उसके बारे में सोचिए और किस प्रकार के बदलाव हम हमारे आसपास या हमारे गांव में भी ला सकते हैं, उसकी सोच बनाकर अपने साथियों को भी ये संदेश जरूर भेजिए और अपने करीबन या आपके जो अंगत मित्र हैं, निकट के मित्र हैं, ऐसे 2 या 3 मित्रों को आप पत्र के जरिए ये संदेश जरूर भेजिएगा। अगली बार मिलेंगे, उससे पहले आज के लिए आपका जो प्रश्न है मैं आपको दे देता हूं, उसका उत्तर आपको टोल फ्री नंबर पर जरूर देना है। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न कौन सा है। देखिए, हिमाकत शब्द का अर्थ है, मैं यहां आपको 4 विकल्प दे रहा हूं, आपको उसका उत्तर सोचना है। पहला विकल्प है हिम्मत, दूसरा विकल्प है मूर्खता, तीसरा विकल्प है ईर्ष्या और चौथा विकल्प है यथार्थ। आपको जो भी विकल्प सही लगे उसका उत्तर आपको दिए गए टोल फ्री नंबर पर लिखवाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।